क्या आप जानते हैं कि 1950 की दहाई में मलेशिया बहुत से अफ्रीकी मुल्कों से भी करीब था, लेकिन आज एशिया की 12 कंट्रियों में से एक है। ये तब्दीली कैसे हुई? ये एक ऐसी कहानी है जो हैरान कर देती है और सोचने पर मजबूर करती है। आज जब हम मलेशिया का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में कोलंबो के चमकते हुए पुरानाइज टावर्स, जदीद रोडें और एक मजबूत मैशियत की जहन में इमेज बनती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, कभी ये वही मुल्क था जहाँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, जहाँ सड़कें कीचड़ों से भरी होती थी, देहात में बिजली जैसी बेसिक नीड्स भी नहीं मौजूद थी। तो फिर ये मौजूदा कैसे मुमकिन हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम मलेशिया की माजी की तरफ सफर करना होगा और देखना होगा कि इसने अपने मुस्तकबिल को कैसे संवारा। मलेशिया जनूबी एशिया में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है जो 2 हिस्सों में मशरकी और मगरबी मलेशिया में तकसीम है, जिनके दरमियान बहरा जनूबी चीन फैला हुआ है। उसके पड़ोसी ममालिकों में इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। आज ये मुल्क अपने मैशी तरक्की के लिए जाना जाता है, लेकिन जब इसने 1957 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो इसके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उस वक्त मलेशिया की मईशत रबड़ और टिन की बरामद पर इंसार करती थी और फिक्स आमदनी आज के हिसाब से चंद $100 भी कम है, और देहातों में गुर्बत उरूज पर थी, तालीम तक रसाई महदूद थी और तकरीबन नफ्स आबादी खामनावत थी। सेहत के निज़ाम की खराबी की वजह से लोगों की एवरेज एज भी बहुत कम थी। उसके अलावा मलेशिया को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश था, उसका नस्ली तनों। यहाँ माली, चीनी और हिंदुस्तानी बिरादरान आबाद थे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। बरतानी दौर के चीनी ताजे शहरों में मजबूत थे, जबकि माली देहातों में किसान और मजदूर थे। हिंदुस्तानी रबर के बागात में मेहनत करते थे। ये तनून मलेशिया की खूबसूरती थी, लेकिन साथ ही एक बड़ा चैलेंज भी था जो बाद में नस्ल कश्दी की शक्ल में सामने आई। तो आखिर मलेशिया ने ये सब कैसे बदला? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई सोच और अमल था? इस कहानी में क़यादत, विजन 20, माशी तनून और समाजी इस्लाहात जैसे अहम मवाइल शामिल हैं। आए इस सफर को समझें और देखें कि मलेशिया ने नामुमकिन कैसे मुमकिन बनाया। जब 31 अगस्त 1997 को मलेशिया ने बरतानिया से आजाद हासिल की, तो क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि ये मुल्क कैसा था? आज हम मलेशिया को एक तरक्की याफ्ता मशीयत के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन उस वक्त ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आजादी के दिन मलेशिया कोई सनती ताकत या खुशहाल मुल्क नहीं था, बल्कि ये एक जरी मशीयत था जो अपनी बका के लिए रबड़ और टिन की बरामद पर निसार करता था। तो आए इस वक्त की मलेशिया की मैशी तस्वीर को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसका आगाज नुक्ता क्या था। 1957 में मलेशिया की मैशियत का दारोमदार 2 चीजों पर था, रबड़ और टिन। ये दोनों खाम माल बरतानी नौबादी के दौर से ही उसकी शनाख्त थे। रबड़ के बागात देहातों में फैले हुए थे, जहाँ हजारों लोग सुबह से शाम तक रबड़ के दरख्तों से रस निकालते थे। दूसरी तरफ टिन की कानें मलेशिया की जमीनों से कीमती धात निकल रहे थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये दौलत मलेशिया के लोगों तक पहुँच रही? जवाब है नहीं। उस वक्त मलेशिया की फिक्स आम GDP यानी कि हर शख्स की औसत आमदनी आज के हिसाब से $300 से भी कम थी। अगर हम इसे आसान लफ्जों में समझें तो ये इतनी सी रकम है कि एक खानदान के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। ये खाम माल बरामद तो हो रहे थे, लेकिन इससे जो मुनाफा होता वो ज्यादातर बरतानी कंपनियों और चंद मकानी अशरफिया के हाथों में जाता। आम आदमी के हिस्से में मेहनत के सिवा कुछ न आता। इस माशी राज्य की एक और कमजोरी ये थी कि ये मुकम्मल तौर पर आलमी मंडियों के रहमो करम पर था। अगर रबड़ या टिन की कीमतें गिरती, जो कि अक्सर हुआ करता था, तो मलेशिया की मैशियत पूरी तरह मुतासिर होता। सनतें वो न होने के बराबर थी। शहरों में चंद छोटी फैक्ट्रियां तो थी, लेकिन उनका दायरा में था। देहातों में तो हालात और भी खराब थे। वहाँ न बिजली थी, न साफ पानी था, न जदीद ज़राअत के वसाइल थे। लोग रवायती तरीकों से खेती बाड़ी करते, लेकिन पैदावार इतनी कम थी कि वो अपने खानदान को भी मुश्किल से खिला सकते थे। इस माशी पासंदगी के साथ मलेशिया समाजी चैलेंज का भी सामना था। उसकी आबादी नस्ली तौर पर मंतूर थी। माली, चीनी और हिंदुस्तानी बिरादरी यहाँ रहते थे। बरतानी दौर में इन ग्रोहों के दरमियान माशी तफावत पैदा किया गया था। चीनी ताजिर शहरों में कारोबार चलाते थे और निस्बतन बेहतर हालात में थे। माली ज्यादातर देहातों और किसान और मजदूरी करते थे, जबकि हिंदुस्तानी रबर के बागात में मेहनत कशी करते थे। इस अदम समवात ने नस्ल कशी को जन्म दिया, जो बाद में 1969 के फसादात की शक्ल में सामने आई। तालीम के लिहाज से भी हालात खराब थे। तकरीबन 50% आबादी अनपढ़ थी। स्कूल दातों में कम थे और जो थे वहाँ उस्ताजा और वसाइल की कमी थी। सेहत का निजाम इतना कमजोर था कि बीमारियां तेजी से फैल रही थी और एवरेज एज 50 ईयर्स से ज्यादा ना थी। तो ये था 1957 में मलेशिया का नुक्ता आगाज। एक गरीब जरी मुल्क जो खाम माल पर इंहिसार करता था और जिसके पास ना कोई सनती बुनियाद थी, ना जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुल्क इस हालात में रहता? नहीं, इसने अपनी तकदीर बदली, और वो कैसे, कि हम आगे देखेंगे। आजादी के बाद मलेशिया ने जो कदम उठाए वो एक माशी ताकत बनने की बुनियाद बने। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुल्क जो कभी कीचड़ से भरी हुई सड़कों और लकड़ी के घरों का देश था, वो जदीद शहरों और आसमान को छूती हुई इमारतों का घर कैसे बना? मलेशिया की कहानी इस सवाल का जवाब है।
آزادی کے بعد اس ملک نے نہ صرف معیشت کو مضبوط کیا بلکہ اپنے انفراسٹرکچر اور شہری ڈھانچے کو بھی بدل ڈالا۔ شاہراہیں، ہوائی اڈے اور جدید شہریں یہ سب ملیشیا کی ترقی کی علامتیں بن گئے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس نے انفراسٹرکچر اور شہری کے ذریعے اپنا چہرہ کیسے بدلا۔ 1957 میں کولمبو کوئی بڑا شہر نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو ٹن کی کان کنی کے لیے جانا جاتا تھا۔ سڑکیں تنگ اور کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور عمارتیں زیادہ تر گھر لکڑی کے بنے ہوئے تھے، لیکن آج کولمبو ملیشیا کا دل ہے جہاں پیرونائز ٹاورز آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ 1980 اور 1990 کے دہائی میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ کولمبو کو عالمی شہر بنایا جائے۔ پیرونائز ٹاور اس خواب کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ 1998 میں مکمل ہونے والی یہ جڑواں عمارتیں اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارتیں تھیں۔ انہوں نے نہ صرف ملیشیا کی معاشی طاقت دکھائی بلکہ دنیا کو پیغام دیا کہ یہ ایک ملک اب چھوٹا نہیں رہا۔ اس کے علاوہ کولمبو انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے شہر کو عالمی نقشے پر جوڑا۔ آج یہ ایئرپورٹ ایشیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ شہر کے گرد شاہراہوں کا جال بچھایا گیا ہے جس نے دیہاتوں کو شہر سے ملایا اور تجارت کو آسان بنایا۔ مہاتیر محمد نے صرف شہر نہیں بنائے بلکہ مستقبل کے لیے ایک ویژن بھی دیا۔ اس کا سب سے بڑا مثال ملٹی میڈیا سپر کورٹس MSC ہے۔ یہ ایک خصوصی زون تھا جو کولمبو کے قریب ہی بنایا گیا تھا جس کا مقصد ملیشیا کو ٹیکنالوجی کا مرکز بنانا تھا۔ سوچیں جب دنیا ابھی انٹرنیٹ کے عروج کو سمجھ رہی تھی، ملیشیا نے 1990 کی دہائی میں ایک ڈیجیٹل شہر کا خواب دیکھا۔ MSC میں صاحب جایا اور پیتر جایا جیسے علاقے شامل تھے۔ صاحب جایا کو ٹیک کمپنیوں کے لیے بنایا گیا تھا جہاں آج گوگل، IBM اور دیگر بڑی کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ پیتر جایا کو انتظامی دارالحکومت کے لیے بنایا گیا تھا جس کی خوبصورتی عمارتیں اور جھیلیں ملیشیا کی جدیدیت یکساں کرتی ہیں۔ MSC کا مقصد سنگاپور جیسے پڑوسی ملک سے مقابلہ کرنا تھا اور اس نے ملیشیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھایا۔ 1990 کی دہائی میں کولمبو کے لائٹ ریل ٹرائیڈ LRT سسٹم شروع کیا گیا تھا۔ یہ ٹرینیں شہر کے مصروف علاقوں کو جوڑتی تھی اور لاکھوں لوگوں کو روزانہ سفر میں آسانی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ KTM کمپیوٹرز اور منڈل نے شہری نقل و حمل کو مزید بہتر کیا۔ یہ سسٹم صرف سہولتیں ہی نہیں تھی بلکہ معاشی ترقی کا ذریعہ بھی تھی۔ لوگ دیہاتوں سے شہر میں نوکریاں کرنے کے لیے آسانی سے آ جا سکتے تھے اور کاروبار تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کیا کوئی ملک تعلیم کے بغیر ترقی کر سکتا ہے؟ جواب واضح ہے، نہیں۔ ملیشیا نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی۔ جب ہم اس ملک کی ترقی کی کہانی دیکھتے ہیں تو معاشی تنوع اور انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک اور اہم ستون نظر آتا ہے: تعلیم اور انسانی سرمایہ کاری۔ آزادی کے وقت ملیشیا کے لوگ ناخوالگی اور غربت کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن چند دہائیوں میں اس نے اپنی انفرادی قوت کو عالمی معیار تک پہنچا دیا۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ اس سفر کو سمجھتے ہیں کہ ملیشیا نے تعلیم کے ذریعے اپنے لوگوں کو کیسے طاقت دی۔ 1957 میں ملیشیا آزاد ہوا تو تعلیم کے حالات اچھے نہیں تھے۔ تقریباً 50% آبادی ان پڑھ تھی۔ دیہاتوں میں اسکول نایاب تھے اور جو تھے وہاں اساتذہ کی تعداد بہت کم تھی۔ نہ ہی کتابیں تھے نہ بنیادی سہولتیں۔ شہروں میں حالات کچھ بہتر تھے لیکن وہاں بھی تعلیم زیادہ تر چینی اور ہندوستانی برادریوں کے بچوں تک ہی محدود تھی جن کے پاس وسائل تھے۔ مالی جو آبادی کا بڑا حصہ تھے لیکن دیہاتوں میں رہتے تھے، ان کے بچوں کے لیے اسکول جانا ایک خواب تھا۔ اس کے علاوہ جو تعلیم دی جاتی تھی وہ نوآبادی دور کے واقعات تھی۔ اس کا مقصد کلرک اور مزدور تیار کرنا تھا، نہ کہ جدید دنیا کے لیے لیڈر یا سیاستدان۔ نتیجہ یہ تھا کہ ملیشیا کے پاس ہنرمند افرادی قوت نہ ہونے کے برابر تھی جو صنعتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ 1981 میں جب ڈاکٹر مہاتیر محمد وزیر اعظم بنے تو انہوں نے تعلیم کو ترقی کا بنیادی ہتھیار سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ملیشیا کو ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو اس کے لوگوں کو جدید تعلیم سے لیس کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی یعنی اسٹیم پر زور دیا۔ اس کے لیے نئے اسکول بنائے گئے اور دیہاتوں تک تعلیم پہنچانے کے لیے کوشش کی گئی۔ یونیورسٹیوں کو مضبوط کیا گیا، مثلاً یونیورسٹی مالیایا کو عالمی معیار کا ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مہاتیر نے بھومی پترا مالی اکثریت کے لیے خصوصی وظائف اور پروگرام شروع کیے تاکہ وہ تعلیم کی میدان میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ان کا مقصد انسانی تفاوت کو کم کرنا تھا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ تعلیم سب کے لیے قابل رسائی ہو۔ صرف اسکول اور یونیورسٹیاں بنانا ہی کافی نہیں تھا، ملیشیا کو ایسی انفرادی قوت چاہیے تھی جو عالمی کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اس لیے وہ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام شروع کیے گئے اور ان اداروں میں نوجوانوں کو علمی ہنر سکھائے گئے، مثلاً الیکٹرانکس، مشین گیری اور
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक और एक अहम कदम था अंग्रेजी जुबान पर तवज्जो। माहिरीन ने समझा कि आलमी मैशियत में कामयाबी के लिए अंग्रेजी जरूरी है, इसलिए स्कूल में अंग्रेजी को मजबूत किया गया ताकि मलेशियंस बैनुल अक़वामी कंपनियों में काम कर सकें। नतीजा, जो बच्चे कभी रबड़ की बागात में काम करते थे, उनके बच्चों ने भी फैक्ट्रियों और दफ्तरों में इंजीनियर और मैनेजर के तौर पर कदम रखा। माहिर की कोशिशों का नतीजा हैरानकुन था। 2020 तक मलेशिया की शेरुल खवांदी 95% तक पहुंच गई थी। तालीम न सिर्फ लोगों की जिंदगियां बदल दी बल्कि मशक़ को भी ताकत दी। इलेक्ट्रिक्स कंपनियां जैसे कि इंटेल और मोटरोला इसलिए लगाई थी कि यहाँ हुनरमंद अफराद की कुव्वत बहुत ज्यादा थी। तालीम ने गुर्बत को तो खत्म किया और मजदूर तबके को बढ़ाया, लेकिन क्या यह सबके लिए बराबर था? कुछ नाकदीन कहते हैं कि भूमि मैत्रा को तरजीह देने से दीगर बिरादरी पीछे रह गई। इसके बावजूद मलेशिया ने साबित किया कि तालीम इंसानी सुरक्षा की ताकत है। क्या एक मुल्क तरक्की कर सकता है जब उसके ही लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों? मलेशिया की कहानी हमें बताती है कि माशी तरक्की के साथ समाजी आहमगिनी भी नहीं जरूरी है। आजादी के बाद मलेशिया का नस्ली तनून माली, चीनी और हिंदुस्तानी बिरादर उसकी ताकत भी थे और चैलेंज भी। लेकिन जब ये चैलेंज 1959 के फसादात की शक्ल में सामने आया तो मलेशिया को एक बड़ा फैसला करना पड़ा। उस फैसले का नाम था नई माशी पॉलिसी NEP। तो आए देखते हैं कि ये पॉलिसी क्या थी, इसने क्या बदला और उसके नताइज क्या निकले। 13 मई 1969 को कोलंबो के सड़कों पर बह रहा था। माली और चीनी बिरादर के दरमियान फसादात बढ़े, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन ये फसादात अचानक नहीं हुए। इसकी जड़ बरसों की माशी अदम मसावत में थी। बरतानी दौर में चीनी ताजिर शहरों में मजबूत थे, जबकि माली दांतों में गरीब और किसान या मजदूर थे। आजादी के बाद ये फर्क कम ना हुआ। 1969 के इंतखाबात बाद सियासी तनाव बढ़ गया और गुस्सा सड़कों पर निकल आया। इस वाक़ये ने मलेशिया को झंझोड़ के रख दिया। हुकूमत ने समझा कि अगर नस्ल हमगनगी ना हुई तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगी। 1971 में हुकूमत ने नई माशी पॉलिसियां मुतारिफ करवाई, जिसके दो बड़े मकसद थे। पहला, गुर्बत का खात्मा, चाहे वो किसी भी नस्ल के लोगों में हो। दूसरा, माशी ढांचे को तंज़ीम नौ यानी कि माली और दीगर गुरोह यानी भूमि पैतरा को माशी तौर पर मजबूत करना। जो पीछे रह गए थे इसके लिए खुसूसी प्रोग्राम बनाए गए। कौमी यात्रा के लिए तालीम, वज़ाइफ, कारोबारी, कर्जे और नौकरियों में तरजीह दी गई। ख्याल ये था कि अगर माली, जो आबादी का 60% थे, माशी तौर पर कमजोर रह गए तो मुल्क कभी भी मुतहद ना हो सकेगा। लेकिन उसके साथ ये भी शर्त थी कि माशी तरक्की जारी रहे और दीगर बिरादरों के मफादात को नुकसान ना पहुंचे। NEP के नताइज हैरानकुन थे। 1970 में 50% मलेशिया में गुर्बत की शरह और 1990 की दिहाई तक ये 15% के करीब थी, जो कि उससे भी नीचे आ गई थी। लाखों माली खानदान देहातों से शहरों में आए, तालीम हासिल की और मजदूर तबके का हिस्सा बने। भूमि पैतरा की 1970 में ये कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ी 2% थी, जो कि 1990 तक 20% के करीब पहुंच गई थी। तालीम और नौकरी ने नस्ली तफावत को कम किया और माशी तरक्की ने सबके लिए मौके पैदा किए। फसाद जैसे बड़े वाकयात दोबारा नहीं हुए। इस बात का सबूत ये था कि समाजी आमदनी बेहतर हो रही थी। माशी तरक्की के बावजूद सबको बराबर का फायदा ना मिला। शहरों में आसमान को छूती हुई इमारतें तो बन गई, लेकिन देहात अभी भी पीछे रह गए। माली, चीनी और हिंदुस्तानी बिरादरियों के दरमियान का माशी फर्क कम न हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म ना हुआ। नई माशी पॉलिसी ने भूमि मैत्रा को तो फायदा दिया, लेकिन गैर माली इस नाइंसाफी को समझते थे। आज भी शहरी और देहाती इलाकों के दरमियान तालीम और सेहत और मौके का फर्क मौजूद है। ये अदम मसावत मलेशिया के लिए एक जारी चैलेंज है। तरक्की के साथ बदअवानी भी एक चैलेंज बनी। सबसे बड़ा धक्का DB1 स्कैंडल था। ये एक सरकारी फंड था जिसके अरबों रुपए डॉलर गायब हो गए थे। साहब के वजीर आजम नजीब रजाक पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए ये पैसे यूज किए थे। इस स्कैंडल ने मलेशिया के साकन को नुकसान पहुंचाया और आवाम का एतमाद हिला दिया। महातीर के पहले दौर के बाद सियासी अदम इस्तेकाम भी बढ़ा। बार बार हुकूमतों की तब्दीली और पार्टियों के दरमियान तनाव ने तरक्की के मंसूबों को सुस्त कर दिया। क्या ये बदअवानी उस कीमत का हिस्सा थी जो तरक्की के लिए अदा करनी थी? शायद, लेकिन इसने मलेशिया को सबक दिया कि शफायत के बगैर तरक्की पायदार नहीं हो सकती। 2023 तक मलेशिया की फिक्स GDP $11,000 से भी ज्यादा है। ये 1957 के $6 से कितना बड़ा फर्क है। जिंदगी की औसत उम्र 76 ईयर तक पहुंच गई है, जो सेहत और मयार जिंदगी की बेहतरीन को जाहिर करती है। मस्जिद अब रबड़ या टिन पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक, तेल और सियाहत पर चलती है। कोलंबो की एक आलमी शहर है और
लर्निंग टेक्नोलॉजी का मरकज बन चुका है। मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े पैम ऑयल पैदा करने वालों में से एक है और इलेक्ट्रिक्स की बरामद में भी आगे है। शहरी खौफजदगी 95% तक जा पहुंची है और गुर्बत 5% से भी नीचे आ गई है। ये अदम-ओ-शुमार बताती है कि मलेशिया ने तरक्कियों की सीढ़ियों तेजी से चढ़ी है। विजन 2020 का नतीजा मैत्री ने 2020 तक मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन ये मुकम्मल हुआ। कुछ अहदाफ पूरे हुए, मसलन सनती तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कुछ पीछे रह गए। फिक्स आमदनी अब भी सिंगापुर की 82 या जापान से कम है। बदअवानी और बदकिस्मती जैसे मसाइल अब भी बाकी हैं। तो तकनीकी तौर पर मलेशिया हाई इनकम मुल्क के करीब है, लेकिन मुकम्मल तरक्की याफ्ता कहलाने के लिए इसे मजीद काम करना होगा। मलेशिया की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है जो दुनिया के लिए रहनुमा हो सकती है। तो इससे हमें क्या सीख सकते हैं? क्या पाकिस्तान, भारत और अफ्रीकी ममालिक इस रास्ते पर चल सकते हैं? आज चंद अहम नुकात पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सबक है मजबूत क़यादत। तनकू अब्दुल रहमान ने एहतियात किया और महातीर मोहम्मद ने विजन 2020 के साथ मलेशिया को नई सिमत दिखाई। बगैर वाज़ेह रहनुमाई की तरक्की मुमकिन ही नहीं। दूसरा माशी तनूम। मलेशिया ने रबड़ और टिन से हटकर इलेक्ट्रिक्स और तेल की तरफ रुख किया। ये बताता है कि एक ही चीज पर इंसार करना खतरनाक होता है। तीसरा तालीम में सरमायाकारी। मलेशिया ने अपने लोगों को हुनरमंद बनाया, जिसने उसकी मैशियत को ताकत दी। बगैर तालीम के कोई मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता। चौथा इल्मी पॉलिसियां। नई मैशी पॉलिसियां जैसे कि NEP ने गुर्बत को कम की और समाजी आमदनी बढ़ाई। अगर चाहे इनकी खामियां हैं तो उससे भी सीखना चाहिए। ये सबक पाकिस्तान जैसे ममालिकों के लिए अहम है, जहाँ ज़रात पर इंसार ज्यादा है, या भारत के लिए जहाँ नस्ली और माशी तफावत मौजूद है। बांग्लादेश तालीम और सन्नत से फायदा उठा सकता है। मलेशिया ने दिखा दिया कि तरक्की और मसावत में तवाज़ुन रखना जरूरी है। इसकी कामयाबी कामिल नहीं है, लेकिन ये साबित करती है कि विजन और अमल से एक छोटा सा मुल्क भी अपनी सलाहियत बढ़कर कामयाबी हासिल कर सकता है। दुनिया इसे देखकर अपना मुस्तकबिल संवार सकती है।